महाराष्ट्र में तगड़ी हार के बाद अब कांग्रेस कश्मकश में है, क्योंकि जहां वो हार गई है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर कांग्रेस जीती है अब वहां पर भी वो मुश्किल में फंस चुकी है। वो कहते हैं ना कि वादे उतने ही करने चाहिए जितने आप पूरे कर सको। कर्नाटक में कांग्रेस के साथ यही हो रहा है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जो वादों पर वादे किए गए थे अब उनको पूरा करने से कांग्रेस पीछे हट रही है। जहां पर कांग्रेस हारी है वहां पर क्या कुछ गलतियां रही हैं वो सब कुछ आपको हम अपनी इस स्पेशल स्टोरी में बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों पर हुई कांग्रेस की जीत ने एक बार फिर से ये पुख्ता किया है कि राज्य पार्टी का अहम किला है। लेकिन उपचुनाव में ये जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी ने जमकर कांग्रेस का साथ दिया। अब यही आबादी कांग्रेस के एक बड़े फैसले की उम्मीद यहां पर कर रही है, जो कि मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा है। जी हां, कर्नाटक में पहले मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अब बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार ने इसे खत्म कर दिया था। बीजेपी ने यह आरक्षण लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय को 2-2% देने का फैसला किया था। ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना था। ऐसे में मुस्लिम समाज पूरी तरह से कांग्रेस के पीछे लामबंद हो गया था, जिससे उसे इसका फायदा भी मिला और पार्टी की बड़ी जीत हुई। मुसलमानों के 4% आरक्षण का यह मामला फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, क्योंकि कोर्ट ने बीजेपी सरकार के आरक्षण खत्म करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब उपचुनावों में कांग्रेस की प्रचंड जीत ने एक बार फिर कांग्रेस पर इस फैसले को पलटने और मुस्लिम आरक्षण बहाल करने का सांकेतिक दबाव बना दिया है। विधानसभा चुनाव में विवादित रहा था मुद्दा। आपको बता दें कि मुस्लिम आरक्षण का यह मुद्दा काफी विवादित रहा है, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कोटा खत्म करने के कदम को पहली नजर में एक त्रुटिपूर्ण फैसला बताया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाया था और नतीजा ये रहा कि राज्य में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। शिवाजी नगर के कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद का कहना है कि उन्हें यकीन है कि कोटा बहाल होगा। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि यह मुस्लिम समुदाय का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में रखा गया है। कोर्ट ने जांच के बाद आरक्षण को तर्कसंगत बताया। विधायक ने कहा है कि यह अधिकार एक विशेष समुदाय से रातों रात नहीं छीना जा सकता है। फैसले के लिए इतना क्यों सोच रही है कांग्रेस? इस मामले में कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि 4% कोटे को बहाल करने का फैसला बस अंतिम चरण में ही है, लेकिन सरकार इसके आधिकारिक ऐलान के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही है। लोकसभा और उपचुनाव के चलते इस फैसले में देरी हुई थी, क्योंकि सरकार को डर था कि लिंगायत और वोकालिंगा वोट उसके हाथ से छिटक सकता है। वहीं इस मामले में मुस्लिम समुदाय के एक विधायक ने हाल ही में कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय द्वारा मिले भारी समर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके चलते मुसलमानों के लिए कोई परेशानी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही मुख्यमंत्री से इसको लेकर मुलाकात करेंगे और उन पर आरक्षण बहाल करने का दबाव बनाएंगे। कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय सरकार पर 4% आरक्षण बहाल करने का दबाव बढ़ा रहा है। उसके पीछे कहानी है कि मुस्लिम का एक तरफा वोट देना। मुस्लिम समुदाय ने 4% आरक्षण बहाल करने के लिए इसी महीने 3 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वोट कांग्रेस को दिया है, और इसके बाद ही सरकार अब दबाव महसूस कर रही है। पिछले साल के विधानसभा चुनावों में मतदान पैटर्न से पता चलता है कि समुदाय जो है वो कांग्रेस पार्टी के पीछे एकजुट हो गया था। 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए कोटा खत्म करना एक अहम चुनावी मुद्दा बन गया था, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के नेतृत्व में पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उसने कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस कर रही सही समय का इंतजार। 2 बार के शिवाजी नगर के कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय रूप से केस लड़ रही है। उन्होंने कहा कि समुदाय को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने का भरोसा है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि 4% कोटा बहाल करने का काम कमोवेश पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार आधिकारिक घोषणा करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही है। 4% कोटा बहाल करने का मामला है पुराना। ये मुद्दा 1986-87 का है, जब ओ चिन्नप्पा रेड्डी आयोग ने श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों, बौद्धों और ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जातियों को 6% आरक्षण दिया था। इसे लगभग
तुरंत कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कुल आरक्षण 50% की सीमा का उल्लंघन ना करे। 1995 में कर्नाटक में जनता दल की सरकार का नेतृत्व कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने मुसलमानों के लिए अलग से 4% आरक्षण की शुरुआत की और बौद्धों और SC धर्मांतरित ईसाइयों को आरक्षण मैट्रिक्स की श्रेणी 1 और 2A में समायोजित किया। ये नियम कानून जो था 27 मार्च 2023 तक बरकरार रहा। इसके बाद बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मुसलमानों का कोटा खत्म कर दिया और नवनिर्मित 2C और 2D श्रेणियों के तहत लिंगायत और वोकालिंगा को 2% बढ़ा दिया। अब जिस तरह से सरकार को मुस्लिम वोट मिला है, उसके बाद कांग्रेस दबाव में दिख रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि कोटा बहाल होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बाकी राज्यों में कांग्रेस के हारने की क्या है बड़ी वजह। कांग्रेस की हार की क्या है वजह? इस साल हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल जब बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत हासिल करने से रोकने में कामयाब रहे थे, तो मुमकिन तौर पर सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस पार्टी हुई थी। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में 44 और 2019 के लोकसभा चुनावों में 52 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को इस साल के लोकसभा चुनावों में 99 सीटों पर जीत मिली। तो कई राजनीतिक विश्लेषकों और विशेषज्ञों ने इसे कांग्रेस की वापसी माना। कांग्रेस ने संविधान, आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर लोकसभा चुनावों में बीजेपी और एनडीए को दबाव में लाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस एक बार फिर से राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में बुरी तरह से हार का सामना कर रही है। जहां कांग्रेस के सहयोगी दल जीत रहे हैं, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। जून 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के चंद महीनों बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने थे और कांग्रेस के जोश और जज्बे में ऐसा लग रहा था कि वो ये चुनाव जीत लेगी। राहुल गांधी संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर थे। लेकिन कांग्रेस को हरियाणा में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के साथ यही किस्सा अब राजनीतिक तौर पर देश के दूसरे बड़े अहम राज्य महाराष्ट्र में भी दोहराया गया। झारखंड में पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल थी और वो 2019 में जीती 16 सीटों में एक भी सीट का इजाफा नहीं कर पाई। इससे पहले जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह नाकाम रही। कांग्रेस 90 में से 6 सीटें ही जीत पाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जूनियर पार्टनर बनकर किसी तरह अपनी नाक बचा पाई। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित दिख रही कांग्रेस इसके बाद एक भी राज्य का चुनाव क्यों नहीं जीत पाई? आखिर उसकी रणनीति में कहां खामी है और वो बार बार कहां चूक रही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कई राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों से भी बात की। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी ने मिलकर महायुति गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। बीजेपी 149, शिवसेना शिंदे 81 और अजित पवार की एनसीपी 59 सीटों पर लड़ रही थी। विपक्ष की तरफ से महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना जो उद्धव गुट है वो 95, कांग्रेस 101 और एनसीपी शरद पवार वाली ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की बढ़त तो दिखा रहे थे, लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स महाविकास आघाड़ी को भी टक्कर देते हुए दिखा रहे थे। लेकिन महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटों पर जीत हासिल की और उसका वोट शेयर रहा 49.6%। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 35.3% वोट मिला और इसे महज 49 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। जो महाराष्ट्र एक दशक पहले तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां उसे सिर्फ 16 सीटें मिली। आखिर महाराष्ट्र में कांग्रेस ने क्या गलती की? उसका चुनावी प्रदर्शन इतना खराब कैसे रहा? हमने ये सवाल पिछले कई सालों से कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ पत्रकार रशीद किदवई से भी पूछा। उनका कहना है, लोकतंत्र में पार्टियां चुनाव अपने कार्यकर्ताओं और संगठन के दमखम पर लड़ती हैं, लेकिन अब चुनावी रणनीतिकारों की बन आई है। वो चुनाव स्ट्रेटेजी तय करते हैं, मुद्दे तय करते हैं और टिकट बांटने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आजकल कांग्रेस में ये कल्चर ज्यादा हावी है। हाल ही के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव रणनीतिकारों पर निर्भर रही है। हरियाणा में भी यही हुआ था और महाराष्ट्र में भी यही नजर आया। इतना ही नहीं, किदवी आगे कहते हैं कि कांग्रेस हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी अपने चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू पर काफी ज्यादा निर्भर रही। कांग्रेस ने हरियाणा में हार से कोई सबक नहीं लिया।
जहां गलती उम्मीदवारों को टिकट देने की शिकायतों से की गई थी। यहां तक कि एक मीटिंग में जब एक पार्टी के नेता ने कानूगोलू के आकलन पर सवाल उठाया था तो राहुल गांधी ने उसका मजाक उड़ाया था। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी टिकट बांटने की कवायद से अलग रखा गया। रशीद किदवई कहते हैं कि कांग्रेस की दूसरी गलती यह थी कि उसने सीएम चेहरा नहीं दिया। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी का सीएम चेहरा था और कांग्रेस ने कभी इसका विरोध भी नहीं किया। राहुल गांधी हमेशा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ये कहते रहे कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को बलिदान देना सीखना चाहिए। दूसरी तरफ राज्य में पार्टी के बड़े नेता आपस में लड़ते रहे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं में भी विरोधाभास दिखा। किदवई कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी यानी शरद पवार अलग अलग सुर में बोलते रहे, जबकि इस दौरान राहुल और खड़गे ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीजेपी के पास एक है सेफ है जैसा नारा था तो इसकी स्ट्रेटेजी बता रहा था, लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति को समेटने वाला कोई मजबूत नारा सामने नहीं रख सकी। बीजेपी ने अपना चुनाव पूरी तरह से पार्टी और आरएसएस के संगठन के बूते जीता और इस चुनाव में आरएसएस के चुनाव प्रबंधन ने अहम भूमिका निभाई। बीजेपी भी चुनावी रणनीतिकारों की मदद लेती है, लेकिन वो संगठन या पार्टी पर उसे हावी नहीं होने देती। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर लड़ा। बीजेपी ने राज्य में हिंदू मतदाताओं के रुझान का ख्याल रखा और इसी के हिसाब से नारे गढ़े। लाड़की बहन योजना जैसी लाभार्थी योजना, आरक्षण के सवालों और महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दों के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बनाई। ये तो सिर्फ महाराष्ट्र और हरियाणा की बात है, बाकी राज्यों में भी कांग्रेस का हाल बद से बदतर, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस बुरी तरह से चौतरफा घिर गई है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।